नमस्कार, स्वागत है सभी मित्रों का आज के इस नए पॉडकास्ट में। आज हम अनंत से एक ऐसे अति संवेदनशील विषय पे बात करेंगे जिस पे बात जनरली लोग नहीं करते हैं। वो है वृद्धों की मानसिक अवस्था। हर परिवार में वृद्ध पाए जाते हैं और वृद्धावस्था को जीवन की संध्या भी कहा जाता है। तो आइए इस विषय पे अनंत से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रणाम अनंत श्री। प्रणाम। अनंत श्री, आज जैसा कि बड़ा संवेदनशील मुद्दा है आज का कि हर घर में वृद्ध होते हैं। हमारे बाबा हो सकते हैं, पिताजी हो सकते हैं, माताजी हो सकती हैं। इनकी एक मानसिक अवस्था होती है और जैसा कहा भी जाता है कि जीवन की संध्या वृद्धावस्था होती है। तो इसमें एक बहुत बड़ी समस्या जिससे आजकल के लोग जूझते हैं वो है मानसिक अवस्था। तो ये वृद्धों की मानसिक अवस्था पे थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, क्या कैसे उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं? बात देखिए बहुत संवेदनशील तो है। कोई भी मानसिक स्वास्थ्य, पहली चीज तो देखिए ये समझनी चाहिए कि वो यकायक नहीं आया हो। हर मानसिक स्वास्थ्य अपने क्रमबद्ध चरणों से गुजरा होता है। तो उसकी एक क्रमिकता है, उसकी एक कंटिन्यूटी है। जैसे कहा जाता है कि इलाज से बेहतर है अपने स्वास्थ्य का देखभाल करना। इसी तरह से मानसिक स्वास्थ्य भी है कि जब हम युवा हैं हमको तभी से उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर वो युवावस्था से नहीं संभाला गया, प्रौढ़ावस्था आ गई तब नहीं संभाला गया, तो वृद्धावस्था में जब शारीरिक मानसिक क्षय हो रहा है, डिके हो रहा है, तो वो और प्रबल होकर और इंटेंस होकर सामने आ जाएगा। उस समय कई बार ऐसा लगेगा कि शायद हमारे हाथ में चीज़ें नहीं हैं, लेकिन इनकी जड़ें कहीं पीछे गई हुई हैं, वहाँ से निकल कर आई हुई चीज़ है। तो ये जो आज अस्वास्थ्य दिखाई दे रहा है ये पीछे से आया है। अब आ गया है तो उसको कैसे करेंगे हैंडल, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हमको ध्यान देना है तो वृद्ध तो रहेंगे, लेकिन वृद्ध के अलावा देखा जाए हर परिवार में युवा भी हैं, बच्चे भी हैं। मानसिक स्वास्थ्य को, मेंटल हेल्थ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमने अपने समाज में, परिवारों में मानसिक स्वास्थ्य को बहुत हल्के में लेना शुरू किया है। हमारे बच्चे ही हों, किशोर वय के हों, उनके मानसिक विचलन, उनकी परेशानियां, चिंताएं, हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। फिर युवा होते हैं उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, प्रौढ़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। वो एक इकट्ठा हो गया एक्यूमुलेटेड पार्ट एक दिन वृद्धावस्था में जाके विस्फोट करता है। अनुश्री, परिवारों में जो युवा हैं उनको सबसे बड़ी जो समस्या पेश आती है वो आती है जिद्दीपने से। जैसे कई वृद्ध घर में ऐसे होते हैं तो बहुत जिद्दी स्वभाव के होते हैं। जैसे कोशिश भी की जाती है जैसे नए लोगों के द्वारा कि वो अपने अनुभवों को बांटें, वृद्धजन, और वो अनुभव को बांटने की अपेक्षा वो अपने अनुभवों को, अपने ज्ञान को थोपने का प्रयास करते हैं। हमने जीवन में ऐसा किया, तुमको भी ऐसा ही करना चाहिए। मान गए तो बहुत अच्छी बात, ना मानने पे वो क्षुब्ध भी हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में वृद्धों के साथ तो कुछ नहीं किया जा सकता है। नौजवानों को क्या आप कहना चाहेंगे, कैसे उनको डील करें? देखिए, जीवन को कलात्मकता से ही जीना पड़ेगा, आर्टिस्टिकली। तो जब वृद्धों को हम बहुत नहीं समझा पाएंगे तो हमको कम से कम थोड़ा दिखावा करना पड़ेगा। उसमें कोई झूठ नहीं है कि हम उनकी बात मान ले रहे हैं। तो हमको एकदम से हाँ कह देने में, उनकी बात में बहुत ज़्यादा प्रतिरोध नहीं करना चाहिए कि हाँ ठीक, आपकी बात पे विचार करते हैं, आप सही कह रहे हैं। थोड़ी प्रशंसा, थोड़ा सहयोग। अभी जिद्दीपन उभरा क्यों है ये देखने की बात है। यूं तो देखिए स्वभाव का हिस्सा है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, लेकिन अधिकांशतः बुजुर्गों में ये जिद्दीपन दिखाई देता है।
अड़ियलपन दिखाई देता है, यह है उनकी असुरक्षा की भावना के कारण। अब वो जब शारीरिक रूप से कमजोर हो रहे हैं तो कहीं से अपने को अंदर से भी कमजोर महसूस करने लग रहे हैं। उनको लग रहा है उनकी क्षमताएं धीमी पड़ रही हैं, मंद पड़ रही हैं, और परिवार में उन्होंने जो एक आधिपत्य का समय बिताया था, जो उन्होंने रूल किया था, परिवार के मुखिया रहे थे, वो सब उनको लगता है कि उनसे छिन रहा है। तो इस छिन जाने की भावना में जो सुरक्षा उनके अंदर आ रही है, उसमें वो अड़ियलपन केवल अपने को बचाने की कोशिश है कि हम अभी बेईमानी नहीं हुए हैं, हमारी महत्ता है, हमारा वजूद है। ये वजूद की लड़ाई है, और हर वजूद की लड़ाई, हर असुरक्षा की लड़ाई को जीता तो प्रेम से ही जा सकता है कि आप करुणा से, प्रेम से व्यवहार करिए, उनकी तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करिए। जैसे कभी कोई बीमार हो गया हो, देखो, और पैर में चोट है या कमजोरी है, डॉक्टर कह रहे हो कि अभी चलना नहीं, नुकसान हो सकता है, तो वो चलने की ज़्यादा जिद करता है, वो घूमने की जिद करता है, क्योंकि वो अपने को कमज़ोर और असहाय अनुभव करना नहीं चाहता। तो बुजुर्ग भी इस समय उस मनोदशा से गुजर रहे हैं कि अब वो बांट नहीं सकते किसी से, वो रो नहीं सकते किसी के सामने, ये उनकी मजबूरी है। वो रो लें तो हल्के हो जाए, समस्या का समाधान निकल आए। तो बजाय रो सकने के उसका वो जो दूसरा ढंग निकालते हैं, वो जिद्दीपना, अड़ियलपना, लेकिन अपने को बचाने की कोशिश है। तो इसमें अधिक से अधिक प्रेम और करुणा और उनको सुरक्षा का एहसास दिलाना, परोक्ष अपरोक्ष रूप से, कि वो बेईमानी नहीं हुए हैं। तो मैं इसमें सलाह ये दूंगा कि अक्सर जब बुजुर्गियत के भी डिग्री में थोड़े और बुजुर्ग हो जाते हैं, बुजुर्ग होने के भी कई सोपान है ना। अब एक 60 साल का व्यक्ति बुजुर्ग है, एक 70 साल का, एक 80 साल का, और इनके बीच में भी कई कैटेगरीज हैं, 80 प्लस भी हैं। तो हर बढ़ते पायदान के साथ उनको अपने बेईमानीपन से जूझना पड़ रहा है। लोग उनसे राय नहीं लेते, लोग उनसे मशवरा नहीं करते। पहले वो उनकी राय से सब चलता था, उनके आदेश से भी चलता था। अब वो देखते हैं सब चल रहा है लेकिन कोई उनसे पूछता ही नहीं। यहाँ तक कि घरों में हालत ये हो जाती है कि बुजुर्गों से लोग ये भी नहीं पूछते कि घर में आज खाना क्या बनेगा। जो बना होता है उसी में से उनको खाना होता है या दिया जाता है। कई घरों में पूछते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, सारी जगहों पर है, लेकिन मेजॉरिटी में ऐसा ही हो जाता है कि फिर जो बच्चे आ रहे हैं उनसे पूछा जाएगा, जो घर में छोटे होंगे। बुजुर्गों को मान लिया जाता है ये तो करेंगे ही, ऐसा सपोर्ट ही कर लेंगे। तो ऐसे में उनसे कभी कभी राय ली जाए, चाहे राय माननी हो चाहे ना माननी हो, लेकिन उनसे मशवरा किया जाए, उनकी पसंद नापसंद से कुछ चीज़ें करी जाएं घर में, तो उनको अपने सुरक्षित होने का एहसास हो। अभी मेरे एक मित्र हैं, तो उनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, उनके पिताजी को भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। पिताजी थोड़े उनके जिद्दी स्वभाव के हैं, और मित्र जो है हमारे थोड़े आर्थिक निर्भर हैं अपने पिताजी के ऊपर। और मैंने और भी स्टडी की, तो काफ़ी मामलों में जो ये मानसिक जो समस्याएं हैं, इनसे वही लोग ज़्यादा वृद्धावस्था में ग्रस्त होते हैं जो अपने घर में बाकी मेंबर्स की अपेक्षा आर्थिक रूप से मजबूत हैं। क्या इसमें सत्यता है? देखिए, यहाँ पर बात थोड़ी उलझी हुई ये हो सकती है। ग्रस्त तो सभी अपने अपने ढंग से हो, क्योंकि ब्रेन डिटेरिएट भी हो रहा है, इसीलिए डिमेंशिया बढ़ती हुई एक समस्या है। अल्जाइमर्स एक बढ़ती हुई महामारी है जो बुजुर्गों को पकड़ने की तरफ बढ़ रही है। जब मानसिक जो डिके है ब्रेन का, वो हुआ चला जा रहा है। लेकिन जब आर्थिक क्षमता भी होती है और तब भी व्यक्ति अपने को अप्रासंगिक अनुभव कर रहा होता है, क्योंकि नियम ये है कि नई पीढ़ी पहली पीढ़ी के कंधों पर सवार होकर आगे जाती है, और खुशी खुशी इस बात को मान भी लेना चाहिए कि
हमने अपना वक्त जी लिया है, अब जो नई पीढ़ी आ रही है उसको अपना वक्त जीने का अधिकार देना है। ये हर पीढ़ी को ऐसे मान के चलना ही पड़ेगा, तभी वो सामंजस्य बनेगा और तभी वो एक सहजता भी आएगी। अब जिन बुजुर्गों के पास आर्थिक दृढ़ता नहीं है, वो किसी न किसी प्रकार से निर्भर हैं, तो उनके ऊपर दबाव होता है कि अपने को थोड़ा विनम्र बनाएं, क्योंकि वो विनम्र बनाएंगे तो उनके तमाम काम सरल होंगे। लेकिन अगर उलट बुजुर्ग आर्थिक रूप से समृद्ध भी हैं और नई पीढ़ी किसी न किसी रूप से उनके ऊपर निर्भर भी है, तो उनके अंदर कटुता ज़्यादा आएगी। वो कटुता इसलिए है क्योंकि एक तो उनके पास ताकत है अर्थ की, और दूसरे तरफ कमजोरी है शरीर और मन की। तो दोनों के बीच संतुलन बनाने में वो अपने आधिपत्य को तो ज़्यादा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये मानसिक रूप से बिल्कुल उचित बात है। ये यहाँ पर देखा जाए, ये थोड़ा सा साइको पॉलिटिकल इशू है, साइकोलॉजिकल और राजनीतिक इशू है कि एक तरफ उनके पास एक निश्चित किस्म की ताकत है और दूसरी तरफ एक तरफ निश्चित किस्म की कमजोरी है। एहसास उनको भी होता है कि इस धन और इन सब चीज़ों का उनको कब तक उपयोग कर पाने की क्षमता है, तो वो उनके अंदर भय भी है। अंततः वो नई पीढ़ी के पास जाना होता है, ये भी उनको पता होता है। तो यहाँ पर भी राय मेरी वही है, करुणा, संवेदनशील रहिए, तटस्थ रहिए और उलझिए नहीं। क्या अनंतश्री, जो ये मानसिक अस्वास्थ्य की घटना घटती है वृद्धों में, क्या इसमें एकल परिवार में होने की वजह से ये घटती है? क्योंकि पहले जैसे गांव देहात में घर होता था, 4 भाई हैं, 4 भाइयों के 10-12 बच्चे हैं, पूरी फैमिली, पूरा कुनबा, पूरा खानदान बसा हुआ है, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिखता नहीं था, रहा होगा। और जैसे बचपन में मैंने भी गांव में समय बिताया है, मुझे बहुत मानसिक समस्या से ग्रस्त बूढ़े नहीं मिले हैं, वृद्ध जन हैं, पर आज एकल परिवार में ज़्यादा मिलते हैं। क्या इसमें कुछ सत्यता होगी? हाँ, ये सत्यता हो सकती है, क्योंकि उनको रेचन के कैथार्सिस के बहुत समय नहीं मिल पा रहे हैं। जब परिवार बड़ा होता था तो मानसिक स्वास्थ्य पर अच्छा असर इसलिए रहता था क्योंकि कैथार्सिस करने के बहुत अवसर होते थे। कई जगह उस अपने अंदर के उलझन को निकाला जा सकता था। अब जब परिवार छोटे हो गए, इकाई सिमट गई, तो जो रेचन है उसके लिए भी अब कम लोग बचे, तो ज़्यादा फोकस्ड होकर वो चीज़ निकलती है, तो निश्चित रूप से उसमें असंतुलन तो बढ़ ही जाना है। रेचन माने क्या? लड़ाई झगड़े, आपस में बहस? थोड़ी बातें कर लेना, बातें करके दिल हल्का करें। लड़ाई झगड़ा हमेशा रेचन नहीं है। लड़ाई झगड़ा तो रेचन का सबसे अंतिम पार्ट है। रेचन जब कैथार्सिस कही जाती है तो लोग कैथार्सिस का मतलब यही नज़र आता है, चीखना चिल्लाना, लड़ाई झगड़ा नहीं। कैथार्सिस रेचन का ये चीखना चिल्लाना, लड़ाई झगड़ा, ये अंतिम हिस्सा है। पहला हिस्सा तो संवाद भी है, बातचीत, गपशप। आदमी बैठा है, गपशप के बाद फिर थोड़ा दिल का गुबार निकाल कर बातें करना, अपने दुख दर्द बताना कि परेशानी है, ये चीज़ें हैं। फिर कभी कभार रो लेना, कभी कभार थोड़ा कमज़ोर महसूस कर लेना, ये भी रेचन का हिस्सा है। फिर उसके बाद ये चीखना चिल्लाना रेचन के बहुत पड़ाव हैं। अब जैसे भाई परिवार में हुए, 2-3 भाई हुए, कभी समान वय के लोग हुए, तो आपस में बहुत सारी अपनी बातें कर लेते थे, ये परेशानी है, ये समस्या है, ये चीज़ें हैं। अब मान लो 2 भाई ही हुए, या कल्पना करिए 3 भाई हुए, उनके परिवार हुए, उनके 1-1, 2-2 बच्चे हैं, ऐसे हम कल्पना करते हैं, और वो साथ में रह रहे हैं। तो आपस में ही भाई बैठ के कर सकते हैं, हमारे बच्चे तो आजकल ऐसा कर रहे हैं, वो कहते हैं हमारे बच्चे तो, अरे हमारे बच्चे का तो पूछो नहीं, उनके तो मिजाज ही नहीं मिलते हैं। तो अभी बच्चों तक वो आँच नहीं पहुंची है, उसके पहले उन्होंने आपस में जो बातें कर ली उसमें वो काफ़ी हल्के हो गए। तो बच्चों तक वो बाद में आएगी। अब ये संवाद का कोई सेतु है नहीं जहाँ पर वो उसको निकाल सकें, तो सीधे सीधे कंसंट्रेट होकर भी बच्चों के ऊपर ही निकलनी है। तो लड़ाई झगड़े और
फिर उसके रूप में ही बदल जाती है जल्दी ही। ये अंतर पड़ता है। परिवारों में एक समस्या जो है, अगर कोई व्यक्ति अगर पहचान जाए कि हमारे पिताजी या हमारे ग्रैंडफ़ादर अगर एक मानसिक उलझाव में फँसे हुए हैं, वो घर से बाहर निकलने में डरते हैं, लोगों से मिलने-जुलने में डरते हैं, फ़ेस करने में किसी को डरते हैं, तो ये एक निश्चित तौर पे एक मानसिक समस्या हुँ, है। हुँ, पर उनको प्रेम से भी समझाने पर कि आप मनोरोगी से या मनोचिकित्सक से, आप मनोरोगी नहीं, मनोचिकित्सक से आपको चलिए कंसल्ट करा देते हैं। तो उनका पहला ही रिएक्शन होता है, मैं पागल हूँ क्या? हुँ, आप मुझे पागल समझ रहे हैं? मुझे कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर की। मैं परफेक्ट हूँ, फाइन हूँ, हुँ, मैं अपनी जगह बिल्कुल स्थिर हूँ। पर उनकी जो जीवन शैली है, हुँ, वो बिल्कुल अलग है। हुँ। ऐसे में उनको कैसे समझाया जा सके, या बड़ी ये उलझी हुई अवस्था है ये भी। ये देखिए क्या है ना कि ये समाज का एक बहुप्रचलित हिस्सा है और अपने देश में तो और ज़्यादा है जहाँ पर मनोचिकित्सा स्वीकार्य नहीं है। तो सीधे-सीधे किसी से ये कह सकना कि तुमको मनोचिकित्सक को दिखा देते हैं, तो व्यक्ति इस पे प्रतिक्रिया वही करता है, क्या मैं पागल हूँ? और ये छोटे-मोटे नहीं, बड़े-बड़े लोग सब करते रहे हैं, तो मुश्किल पड़ जाता है। यहाँ पर टैक्टफुल रहना चाहिए, अगर ज़रूरत पड़ती है तो अब भारतीय परिवेश में मुझे लग रहा है ये सब बदलाव होने चाहिए। मनोचिकित्सकों को भी अपना परिवेश थोड़ा बदलना चाहिए। हम जाँच करा लेते हैं आपकी, हेल्थ पूरा चेकअप हो जाए वो बेहतर है। आपको ले चलते हैं किसी एक्सपर्ट के पास। ऐसे कह के ले जाना तो फिर भी आसान है। फिर वो बैठें, फिर वो डॉक्टर संवेदनशीलता से बात करे, धीरे-धीरे उनकी बात को समझने की कोशिश करे, काउंसलिंग करने की कोशिश करे, धीरे-धीरे संभव है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि समाज में और अपने देश में खास तौर से एक बदलाव आवश्यक है, जो परिवार और चिकित्सक दोनों में होना चाहिए। मनोचिकित्सक अगर बहुत मनोचिकित्सक ही बना रहना चाहेगा, तो कई बार तमाम लोग उसकी बात नहीं सुनेंगे। अगर वो भी थोड़ा-सा ड्रामेटाइज़ होकर अपना काम करे, तो ज़्यादा वो सेवा भी कर सकता है, ज़्यादा हेल्प भी कर सकता है। अब जैसे मान लीजिए बड़ी मुश्किल से समझा के बच्चे ले गए अपने बुजुर्ग को कि हेल्थ चेकअप पूरा करा लेते हैं, तो सीधे काउंसलिंग के बजाय वो कम से कम एक आध बीपी ले ले, कुछ ऑक्सीजन मॉनिटरिंग कर ले, कुछ उनको लगा के इंस्ट्रूमेंट बिठा दे जिससे लगे कि उनका कुछ चेकअप चल रहा है। फिर बातचीत करें कि आपका बढ़ा क्यों रहता है, आपके बीपी बढ़े रहने में कोई समस्या है, और आपकी तो पल्स भी थोड़ी ऐसी चलती है, और फिर उनको बातचीत के लूप में लाया जाए। कभी-कभी फिर वो बातचीत करते-करते खुलने लगेंगे, फिर अपनी समस्या बताएँगे, वहाँ से समाधान निकल सकता है। या परिवार के लोग चिकित्सक से मिलकर अगर ज़्यादा जटिल सी बात हो, तो ऐसे सेटअप की वो डिमांड कर लें, रिक्वेस्ट कर लें कि भई लाना बड़ा मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से तो ला पाएँगे, थोड़ा-सा अगर ऐसा हो जाए तो वो हो जाएगी। तो मुझे लगता है थोड़े ड्रामेटाइज़ेशन से हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, और इसमें चिकित्सकों को भी सहयोग करना चाहिए और परिवार के लोगों को भी अच्छे से सहयोग से बात करनी चाहिए। अभी देखो अतीत में घटना, ऐसे तो हज़ारों घटनाएँ हैं। अपने यहाँ एक बहुत ही प्रतिभाशाली हिंदी के कवि थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मानसिक स्वास्थ्य उनका बिगड़ता गया अंतिम समय में, और फिर उसके चलते ही उनकी मृत्यु भी हुई। तो कहते हैं बहुत लोगों ने उनको कोशिश करी कि मनोचिकित्सक के पास ले जाएँ, हमेशा बिगड़ जाते थे कि मैं कोई पागल हूँ, मैं तुमको मानसिक रूप से अस्वस्थ लगता हूँ, लेकिन हालत उनकी बिगड़ती जा रही थी। तो लोग नहीं ले जा पाए और अंततः उनका परिणाम अच्छा नहीं हुआ। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमको ले जाना भी है, दिखाना भी है, समाधान भी निकालना है, तो बीच का रास्ता निकालना चाहिए। जब सीधा साफ हो जाए, लोग इतने मानसिक रूप से विकसित हो जाएँ, समाज विकसित हो जाए, तब हम सीधे-सीधे भी बात कह सकते हैं। अभी क्या है ना, समाज सत्यवादी हरिश्चंद्र पे नहीं चलने वाला है। तो अगर सत्यवादी हरिश्चंद्र बन के कोई काम करेगा, तो सब गुड़ गोबर कर देगा। आदमी सुनेगा ही नहीं, सीधे-सीधे जाके किसी के मुँह पे कह दोगे देखो तुम्हें मानसिक समस्या है,
और तुमको मनोचिकित्सक को दिखाएंगे, वो बिफर जाएगा। तो उसको प्यार से किसी और बहाने से ले जाकर समझाया जा सकता है। जैसे कई लोग कहते हैं, हमारे यहाँ भी आते हैं, वो कहते हैं आपके यहाँ अपने बच्चे को लाना चाहते हैं, पत्नी को लाना चाहते हैं, पति को लाना चाहते हैं, वो आने में उतना मन नहीं, लेकिन उनको लगता है कि वो आएंगे तो उनको अच्छा लगेगा। तो मैं कहता हूँ उनको हजरतगंज घुमाने के बहाने, मॉल घुमाने के बहाने ले आओ। ये कहो ही नहीं कि हम जा रहे हैं नर्सरी के यहाँ, हमको ध्यान सीखने जा रहे हैं, कुछ ज्ञान सीखने जा रहे हैं। कहो हम घूमने जा रहे हैं हजरतगंज, 5 मिनट वहाँ बैठते हुए चलेंगे। अब अगर वो 5 मिनट में उसको बात पकड़ में आ गई तो हो सकता है वो आगे के लिए काम आ जाए, नहीं पकड़ में आई तो फिर कोई और उपाय ढूंढना। तो इसी तरह से हमको उपाय ढूंढने पड़ेंगे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अनंशी यदि देखें तो मनुष्य की जितनी धारणाएं हैं जीवन भर की बनाई हुई, एक समय जीवन में आता जरूर है जब वो धाराशायी होती ही होती हैं। और जब उम्र व्यक्ति की बढ़ती है, हम सबको उस उम्र पे आना ही है एक दिन, तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं कहीं ना कहीं से उनकी धारणाओं पे ये नेचर, ये प्रकृति चोट करना शुरू करती है। वो इस चीज़ को जानते भी हैं कि हमने जो कुछ आज तक किया वो मटिया मेट है। जो हमने सोचा था कि ये चीज़ ऐसे ऐसे होती है, वो नहीं होती है। और इस अवस्था में वो इस चीज़ को ये भी जानते हैं कि कर कुछ नहीं सकता अब मैं इस आयु पे। तो अब वापस जाने की अपेक्षा अच्छा है कि इसी को, जैसे लकीर, सांप निकल गया, वो लकीर पीटने पे ही बहुत ज़्यादा अब कंसंट्रेट हो जाते हैं कि जो हमने सीखा था, जो हम करते चले आए थे, उसको और ज़्यादा गंभीर रूप से वो करना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था में सबसे ज़्यादा समस्या होती है परिवार के लोगों को, और सबसे ज़्यादा समस्या परिवार के लोग, और उनसे भी ज़्यादा जो उनके भी जैसे पोते हैं या पोतियां हैं, जो कि बहुत ही छोटे हैं, हो सकता है टीनेजर हो, उनके ऊपर तो जैसे मतलब थोपने से भी और परम थोपना उनके ऊपर शुरू हो जाता है। ये ऐसे ही होना चाहिए, नहीं किए तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कट्टरता और जड़ता तो निश्चित ही उभरती है। और उस उम्र पर अपने असफल हो जाने का जो एहसास है, वही उनको अपनी पुरानी असफलताओं को और कस के पकड़ लेने के लिए बाध्य करता है। ये दिखता है कि अब मैं जैसा जीवन था जी नहीं पाया, लेकिन अगर उन्हीं की चीज को कोई और भी करने लग जाए तो मन को एक छद्म संतुष्टि होती है कि मैं शायद उतना गलत नहीं था। इस संतुष्टि को लेने के लिए वो आरोपित करते हैं। यही देखा जाए घर घर की महाभारत है। अब ये महाभारत शुरू है और हमको उसका शिकार नहीं होना है, तो हमको थोड़ा युद्धरत तो होना पड़ेगा। युद्धरत तीर तलवार और जबान से नहीं, सतर्कता, सजगता, समझाने से। अब नाती पोते हुए तो उसके लिए उनके माँ बाप जो युवा हैं उनको समझाने की ज़रूरत पड़ेगी कि बच्चों को अपने ऐसे हैंडल करके चलें कि कोई बात नहीं, दादा की बात, बाबा की बात, दादी की बात सुन लो, प्यार से सुनने में कोई हर्जा नहीं है, उनको हर्ट मत करो, फिर करना वही जो तुमको करना है। अगर सुनना भी वो मना कर देंगे तो युद्ध और बड़ा हो जाएगा। और बुजुर्गों में हमेशा एक कमजोरी देखी गई है, अगर उसका उपयोग करें, मैं समझता हूँ तो 70% तो चीज़ें हल हो जाती। उनको सुन लो, उनकी कोई सुनता नहीं, उनका सबसे बड़ा यही मलाल है। कई बार वो सचमुच में अपनी बात करवाना उतनी जोर से नहीं चाहते हैं जितनी जोर से वो सुनवाना चाहते हैं। तो अगर गौर से सुन ले कि हाँ अच्छा ठीक, आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक, सुन लेने के बाद फिर अब कहीं कहीं कोई बुजुर्ग जिद्दी होंगे जो फिर मॉनिटरिंग भी करेंगे, जैसा उन्होंने कहा था वैसा हुआ कि नहीं हुआ, तो करने दो मॉनिटरिंग उनको। धीरे धीरे करके वो भी थक जाएंगे, समझ जाएंगे, और उसमें भी प्रतिक्रिया ना करके मुस्कुरा देना, कोई बात नहीं, भूल गए, अच्छा अगली बार हो जाएगा, ऐसे करके बात को धीरे धीरे बढ़ाते रहना चाहिए। लेकिन जब उनको लगता है मेरी बात सुनी तो गौर से जाती है, तो इन लोगों को भी कोई हो सकता है हमारी बात मानने के पीछे अड़चन हो,
कभी ट्यूबलाइट जल सकती है। तो मुझे यही लगता है कि सुनने में कोई अवज्ञा ना करी जाए और मुस्कुरा के सॉरी बोल के हर बार उनको आगे बढ़ा दिया जाए। ये अपने देश के कानून की तरह से उनके काम चलने चाहिए। इसे फाइल सरकाते जाओ, काम भले न करो लेकिन इस टेबल से उस टेबल फाइल जरूर पहुंचा दो। तो ऐसी कंडीशन में फाइलें चलती रहनी चाहिए, काम भले ना हो। कभी कभी जिद आएगी कि हमने कहा था ऐसे ही नहीं, क्यों नहीं हुआ। तो अगर मुझे लगता है वो हार्मलेस एक्ट हो तो करके छुट्टी पाओ उससे। लेकिन अगर उससे कोई लॉन्ग रन में हमको नुकसान नज़र आता हो तो मत करो, बिल्कुल मत करो। उस पर फिर अपना अडिग रहो और सामना करो उन चीज़ों का, तो हल हो जाए। क्योंकि अगर हर चीज़ हम मानते ही चले जाएंगे तो भी तो सब चीज़ें बिगड़ जाएंगी। क्योंकि वो असफलता जो उनको आ गई वो पीड़ित कर रही है। कभी किसी को साहस करके बोलना पड़ता है। इस पर मैंने किस्सा कहीं पढ़ा था, वो बड़ा रोचक है कि एक बार एक अस्पताल में बेड लगे थे और एक बेड जो था दीवार के अंतिम तरफ लगा था, जिसके पार लगता था कुछ है, ऊंची सी दीवार थी और एक खिड़की छोटी सी दिखती थी जो कि अक्सर बंद रहती थी। उसको कभी कोई खोल के देखता होगा तो देखता होगा। और अक्सर होता यही था कि उस बेड पर वही पेशेंट जाता था जो अपने अंतिम जीवन काल में होता था। तो एक बार एक पेशेंट गया वहां पर और उसने कहा कि अरे अभी तक जितने भी बेड पर मैं रहा वो तो बेकार चला गया जीवन। ये बेड तो स्वर्ग है, इसके पार तो कितना खूबसूरत संसार है, खिड़की से देखो तो मज़ा आ जाता है, क्या चीज़ें हैं। और दूसरी तरफ के जो पेशेंट थे ना उठ सकते थे ना कुछ कर सकते थे और वो खिड़की को देख भी नहीं सकते थे। खिड़की दिखती ही तब थी जब उस बेड पे पहुंचते थे वो। और वो खूब वर्णन करे, अरे खिड़की के बाहर तो लहलहाते बाग हैं, नदी दिख रही है, बहुत आनंददायक सीन है। हे ईश्वर, हमको जल्दी से इस बेड पे पहुंचा देता तो कितना अच्छा रहता। तो फिर सारे पेशेंट यही प्रेयर करने लगे, हमको भी जल्दी से उस पहुंचाया जाए। लेकिन होता था यही कि जब वो मर जाता था उस वाला पेशेंट, खाली होता था, तभी उसको दूसरे को जगह मिलती थी। दूसरा जाता था तो फिर देखा गया कालांतर में 1-2 दिन तो बड़ा सन्नाटे में पड़ा रहता है। फिर 2-3 दिन के बाद फिर वो शुरू करता है, अरे वाह क्या ये स्वर्ग है, बेड खिड़की के पार क्या संसार है। ये चलती रही कवायद। जो 15-20 बेड पड़े थे उसमें से 10-12 बेड पर तो यही कहानी चलती रही। 1-2 साल गुजर गए। फिर एक दिन एक पेशेंट गया, उसने खिड़की खोली तो देखा उस पार तो दीवार है, न बाग न नदी न कुछ, सन्नाटा वैसा ही जैसा इधर था, कोई अंतर नहीं। तो उसने हिम्मत करके बोला, भाइयों अब तक जो भी बात चल रही थी सब झूठ थी। खिड़की के उस पार कोई बाग और कोई नदी नहीं है, एक दीवार है, रास्ता बंद है। अब प्रतिक्रिया कैसे होती, जो अगले 2-3 पेशेंट बचे थे बेड पे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये झूठ बोल रहा है, ये नहीं चाहता है कि हम वहां पहुंचे, इसीलिए हमको बरगला रहा है। तो उन्होंने उससे लड़ाई शुरू करी कि तुम अधार्मिक व्यक्ति हो, तुम झूठ बोल रहे हो, है उस पार नदी। इतने सब गए, पीछे के लोग झूठ बोल के थोड़े ही गए। लेकिन वो डटा रहा। उसने कहा देखो किसी को तो बोलना पड़ेगा, किसी को तो बोलना पड़ेगा, और मैं ये चुनाव करता हूं कि मैं बताऊंगा। तुम लोग कुछ भी कह लो लेकिन पीछे वालों ने झूठ बोला है, ये दीवार है। तो एक आध कसमसाए उसमें से पेशेंट की, हो सकता है सही कह रहा हो। अब देखा जाए यही हालत जिंदगी की है। अंतिम पड़ाव की तरफ जो भी पहुंचता है, जिंदगी बेकार चली गई है, बेअर्थ चली गई है, कोई नदी जंगल खूबसूरत चीज जब दिखाई नहीं देती, उसको नदी जंगल खूबसूरती का प्रतीक है, तो उसको पलट कर चिल्ला कर कहना पड़ता है कि जो मैंने जिया था
वो सबसे खूबसूरत था, तुम जो जी रहे हो बिल्कुल बेकार है। इससे वो अपने को संतुष्ट करता है कि मेरा जीवन बेकार नहीं गया, और फिर अनुयायी भी उसको मिल जाते हैं कहीं ना कहीं से। हर बुजुर्ग, हर परिवार में यही करता है। इसी तरह से क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये झूठ चलता है। जो आज उसका बेटा है, बेटी है, कल वो बुजुर्ग बनेगा। इसीलिए तो समस्या पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही, कोई एक पीढ़ी की तो है नहीं। तो उस पीढ़ी पे फिर वो बुजुर्ग होता है तो फिर वही शुरू करता है, वो अपने अतीत का गौरवगान शुरू करता है कि मेरा अतीत क्या था, मैं तो ऐसे रहता था, ऐसे निकलता था, तो सड़कों पे क्या मेला लगा रहता था, और 2 रुपये में क्या क्या चीज़ मिलती थी, फिर मैं ये ले आता था, फिर मैं वो करता था। पीढ़ी दर पीढ़ी ये झूठ चलता है। तो यहाँ पर मेरा ये कहना है कि युवाओं को पहले से तैयारी करनी चाहिए कि हम झूठ के सहभागी नहीं बने। जो व्यर्थ गया वो व्यर्थ गया, जो सार्थक गया वो सार्थक गया। हम व्यर्थ को व्यर्थ कहेंगे, सार्थक को सार्थक कहेंगे। और जो मेरे बच्चे आ रहे हैं, हम उनको झूठ नहीं बताएंगे। हम उनको बताएंगे कि ये जो मैंने जीवन जिया इसका कोई मतलब नहीं था, ये जो मैंने जिया इसका कुछ मतलब था, इस धारा से जो मेरे जीवन की गई इससे मुझे कुछ मिला, संतोष शांति मिली मुझे। ये धारा जो मेरे जीवन की गई इससे मुझे कुछ नहीं मिला। हम उनको सच बताएंगे, तब ये चक्र बदलेगा। नहीं तो पीढ़ी दर पीढ़ी हर परिवार में यही चक्र चल रहा है। पैसे को लेके अनंत श्री बड़ा, जैसे अभी बात भी हुई आर्थिक संपन्नता की, पैसे को लेके भी जैसे घरों में बुजुर्ग होते हैं, उन्होंने जीवन भर कमाया, और जब भी उन्होंने कमाया उनका जो स्लोगन था वो यही था कि अपने और परिवार के लिए, परिवार के लिए, परिवार के लिए, जीवन भर वो परिवार के लिए कमाएं। और क्योंकि मैं देखता हूँ पार्कों में जैसे कई बुजुर्ग लोग हैं, वो ग्रुप बना के बैठते हैं या फ़ोन पे भी बात करते समय सुनाई दे जाते हैं, अरे मेरे बच्चे तो मुझे पेंशन के लिए रखे हैं, उनके लिए मैं महत्वपूर्ण इसीलिए हूँ क्योंकि मेरा ये जीपीएफ फंड और पेंशन। वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को जान रहे हैं कि अब मेरे अपने लिए रुपए की कीमत ख़त्म। जो अभी आपने बताया ना ये उदाहरण बड़ा सुंदर हॉस्पिटल वाला, तो अब उन्होंने इसी चीज़ को कि अब तो रुपया तो मुझे बचा नहीं पाएगा, तो ज़बरदस्ती उसमें एक वैल्यू, परिवार मेरे को इसीलिए मानता है, मेरी बात सुनता है क्योंकि उनको पेंशन की ज़रूरत है मेरी। ये भी एक बड़ा एक वो है, देखो कई जगह ये यथार्थ भी है, यथार्थ भी है। कई जगह यथार्थ भी, और कई जगह बुजुर्गों का भय भी है। क्योंकि और ये कंडीशनिंग भी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि सारे रिश्ते धन पर खड़े, और ये परिवारों की कितनी बड़ी विडंबना है। माता पिता बच्चों के सब रिश्ते अंततः में हम धन पे तौलने लग जाते हैं, अंततः हम उपयोगिता पर तौलने लग जाते हैं। माँ बाप जो कल उपयोगी थे आज उपयोगी नहीं रह गए हैं, तो माँ बाप भी अपनी उपयोगिता सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि हम सुबह दूध ले आएंगे, कुत्ता टहलाएंगे, घर में कुछ और काम करेंगे, हम ये पौधों में पानी डालने जाएंगे। ये तमाम काम वो जिद से करते रहते हैं, इसलिए क्योंकि करना चाहते हैं ऐसा नहीं, उनको लगता है उपयोगिता बनी रहे। हम अपने रिश्तों को उपयोगिता पर रखते ही क्यों है, एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है। परिवार तो वही सुंदर परिवार है जहाँ पर रिश्ते मानवीयता और जीवंतता और सचेतनता पर खड़े हों, हम एक दूसरे के होने के कारण एक दूसरे से प्यार करते हों। लेकिन बहुतायत में हमने ये व्यवस्था तोड़ दी है, बहुतायत में हम उपयोगितावादी ही हो गए हैं। बच्चे भी हमारा इन्वेस्टमेंट हो गए हैं कि हम बच्चों पर इतना इन्वेस्ट करेंगे तो उसका रिटर्न क्या आएगा। फिर यही चारों तरफ चलता है, बच्चे माँ बाप की तरफ देखते हैं उनसे हमें क्या रिटर्न आएगा। तो बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे परिवारों में ये सच्चाई भी है कि ऐसा चल रहा है कि उनकी पैसा और उनकी संपत्ति की वजह से कई जगह तो उनको बर्दाश्त कर रहे हैं बच्चे, और कई जगह बुजुर्ग भी भय के चलते हुए इस चीज़ को अपने अंदर कैरी कर रहे हैं, इस अपराध बोध को। वो इस अपराध बोध को अगर निकालें कि हम प्रेम के कारण भी साथ हो सकते हैं, पैसे के कारण नहीं, तो पैसा भी रहेगा और
प्रेम भी चलेगा। लेकिन व्यवहारिकता है यहाँ पर, व्यवहारिकता ये है कि आज जब समाज इतना कटु कुटिल बन गया है, तो कुछ धन हमेशा अपने पास रखना ज़रूर चाहिए। नहीं तो कई बार कई जगह ऐसा होता है, मैंने देखा कि अगर बुजुर्गों ने सब संपत्ति, पैसा, प्रॉपर्टी बच्चों के नाम कर दी, बच्चों ने उनको निकाल घर से बाहर किया, घर से बाहर नहीं निकाला तो घर में ही उनकी स्थिति बहुत दयनीय बना दी। एक परिवार में तो मैंने देखा, मतलब ये दूसरा पक्ष है, जो तुम कह रहे हो उससे दूसरा पक्ष है, कि बहुत संपन्न व्यक्ति थे, बुजुर्ग हुए, बच्चों को उन्होंने पानी जैसा पैसा बहाया, उनको सब इस्टेब्लिश किया, फिर उनको आउट ऑफ लव लगा कि वो अपने को क्या करना है, सब घर मकान रिजर्व पैसा जो को सब बच्चों को दे देते हैं, दे दिया उन्होंने। अब हालत ये हो गई कि उनको अगर बाजार भी जाना है तो बच्चों से पैसे मांगने होते। यहाँ तक भी बात बर्दाश्त करने योग्य थी जब मैंने सुना कि बच्चे पलट के हिसाब मांगते हैं उस पैसे का, तो मुझे बड़ी दयनीय स्थिति लगी कि उसी माँ बाप ने जब बिना हिसाब मांगे तुम्हें पढ़ाया लिखाया बड़ा किया और अपना ही सब पैसा तुमको दे दिया, आज अगर वो अपनी खुशी से कुछ करने चाहता है, कुछ खरीदना चाहता है, खुश होना चाहता है, तो हिसाब मांगने का तो हक नहीं है। लेकिन ये उपयोगितावादी मनुष्य के अंदर ये जटिलताएं और कुटिलताएं आ भी गई हैं। एक किस्सा और मैंने सुना था, वो और दर्दनाक था। एक माता या पिता किसी को कैंसर हो गया, बच्चा समृद्ध था, उसने किसी अपार्टमेंट में आलीशान फ्लैट लिया उनके लिए। मेरे एक परिचित किस्सा सुना रहे थे, मैंने कहा अच्छा है तो बड़ा अमानवीय किस्सा है, और अपने माँ बाप को शिफ्ट कर गया। उसने जितना पैसा आपको चाहिए होगा बता दीजिएगा, महीने में भेजते रहेंगे। साथ नहीं रखा, कैंसर हो गया, कारण अलग फ्लैट में डाल गया, यानी मरो यहाँ पर तुम। तो ये अमानवीयताएं आ गई हैं प्रेम की कमी के कारण, जिसको मैं बार बार दोहराता रहता हूँ, क्योंकि हर चीज़ का समाधान तो घूम फिर के है वहीं पर, प्रेम, शांति, प्रसन्नता और समझौता में। अब ये प्रेम की कमी से पले हुए बच्चे हैं, प्रेम की कमी से पले हुए परिवार हैं, तो अंत जाकर वहीं पर होता है। हमको ये नहीं करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि माता पिता कैसे भी हों, रुग्ण हों, मानसिक रूप से उपद्रव करने वाले हों, आखिरकार उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें एक निश्चित सीमा तक पाला बड़ा किया है, तो उस उत्तरदायित्व के चलते हुए उनके साथ अच्छे से निभाना तो हमेशा चाहिए। भारतीय समाज में अनुश्री बड़ी निम्न दृष्टि से देखा जाता है वृद्धाश्रम को, जबकि फॉरेन में जो विकसित देश है वहाँ तो ओल्ड एज होम वगैरह को बड़ी प्रायोरिटी के साथ बड़े बुजुर्ग खुद भी चले जाते हैं अपनी स्वेच्छा से, जबकि भारत में तो सिनेमा और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत गलत दिखाया जाता है हमेशा से। आप एक आध्यात्मिक गुरु होने के नाते वृद्धाश्रम को कैसे देख सकते हैं? मैं इसको कई ढंग से देख सकता हूँ। पहली चीज़ तो देखिए ये है कि फर्स्ट प्रायोरिटी तो मैं यही चाहूँगा कि सब लोग साथ में रहें, परिवार में वृद्धाश्रम की ज़रूरत ना हो। फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है, इतना प्रेम हो क्यों ज़रूरत पड़े, इंसान इतना अकेला क्यों हो कि वृद्धाश्रम जाए। फिर दूसरी जो चीज़ है अपने देश में, वो सचमुच में समस्या है। वो सचमुच में समस्या ये है कि वृद्धाश्रम के नाम पर जो हैं जगहें, वो बहुत ही अव्यवस्थित और बड़ी ही बुरी स्थिति में है, और वहाँ पर जो बुजुर्ग हैं वो भी कोई बड़ी अच्छी स्थिति में नहीं रह पाते। हाँ, कुछ जगह भारत में भी ऐसे प्रयोग किए गए हैं, लेकिन वो संपन्न लोगों के लिए ज़्यादा है, कि जहाँ पर वो अपना अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वो करीब करीब वैसी स्थिति है जैसे आप कोई फ्लैट खरीद लेते हैं, तो वो उतना इन्वेस्ट करते हैं, महीने के खर्चे का अच्छा खासा पैसा देते हैं, तो वहाँ व्यवस्था बन गई है, वो सब टीम है वो उनका ख्याल रखती है, उनका भोजन, चिकित्सा और सबका। वहाँ तो वो अच्छी स्थिति में रहते हैं, और वही वो एक ऐसी व्यवस्था है संपन्न वर्ग की जहाँ लोग अपने आप जाते हैं वृद्धाश्रम। और बाकी जैसे धार्मिक आश्रमों ने वृद्धाश्रम खोल रखे हैं, और काशी मथुरा जैसे वृद्धाश्रम हैं, ये सब वो दयनीय स्थिति में है। वहाँ एक अलग किस्म का शोषण है, अलग किस्म की अव्यवस्था है, अराजकता है,
तो भारत में सामाजिक संस्थाओं का बड़ा ही स्वस्थ विकास नहीं है, और इस सामाजिक जिम्मेदारी में जो धनिक वर्ग है भारत का, उसका भी योगदान बहुत न्यून है। अगर हम सचमुच में बड़ी अच्छी व्यवस्था बना सके, जैसे मैं इनलाइटेंड सोसाइटी कहता हूँ, तो हम उसी इनलाइटेंड पैटर्न पर वृद्धाश्रम भी बना सकते हैं। वहाँ ध्यान है, वहाँ शांति है, वहाँ व्यवस्था है, सुव्यवस्था है, और वहाँ लोग आकर शांति से रहते हैं, अपना एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, मेडिटेट करते हैं, आगे चलते हैं, तो शुभ है, तो शुभ है। लेकिन अगर वहाँ उनको खाने पीने की ही दिक्कतें हैं, उनको स्वास्थ्य की दिक्कतें हैं, उनको और तरह तरह की दिक्कतें हैं, तो वो घर से भी ज़्यादा गई बीती स्थिति में हो जाते हैं। तो भारत में इस हकीकत के चलते हुए लोग थोड़ा डरते घबराते, ये बात है। उनको विकसित होने की और आवश्यकता है। धनिक वर्ग ने तो अपनी व्यवस्था जुटा ली है, लेकिन जो लोग नहीं जुटा पा रहे हैं उनके लिए भी धनिक वर्ग को आगे आना चाहिए, सामाजिक संस्थाओं को आगे आना चाहिए, और अच्छे सुविधा संपन्न वृद्धाश्रम बनने चाहिए। सुविधा संपन्न, कि जब किसी के पास मान लो विकल्प कोई नहीं है, वो क्या करे, वो आके वहाँ फिर रह सकता हो। वैसा होना चाहिए, जो कि अभी बहुत कम है भारत में। भारत अनंत श्री प्रबुद्ध संतों का देश रहा, और एक बड़ी साइकोलॉजिकल चीज़ मैं बचपन ही से देखता आया हूँ, भारतीय परिवारों को उन प्रबुद्ध लोगों ने 4 आश्रमों में बांट दिया। तो शुरुआती 2 आश्रम तो अंडरस्टूड हैं, गृहस्थ और ब्रह्मचर्य। ये 2, वानप्रस्थ और संन्यास, ये कहीं ना कहीं उन लोगों ने देखा होगा, उन प्रबुद्ध लोगों ने, कि एक खास उम्र के बाद, 50 के बाद कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कुछ चिड़चिड़ापन आ सकता है, हावी हो, जो इतनी देर से हम लोग बात कर रहे हैं हावी होने की। तो इन दोनों आश्रमों के बारे में थोड़ा सा एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कुछ ये बात देखा जाए सचमुच में बड़ी खूबसूरत है, और भारतीय ऋषियों ने निश्चित ही समाज का बड़ा अच्छा अवलोकन किया होगा, और ये स्थिति बड़ी मनोवैज्ञानिक कि उन्होंने 25-25 में भी जो बांटा देखा जाए वो भी बड़ा खूबसूरत है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, तो यहाँ देखा जाए ब्रह्मचर्य को भी बहुत ज्यादा मूल्य नहीं दिया। भाई उनके अंतर्दृष्टि देखिए कि जीवन में ब्रह्मचारी बने घूम रहे हैं, ऐसा वो नहीं कह रहे हैं। तो ब्रह्मचर्य का अगर 25 साल तक का उन्होंने निर्धारण किया, तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक उन्होंने जो दृष्टि देखी वो बड़ी शुभ है, कि वो शारीरिक प्रौढ़ता के, मानसिक प्रौढ़ता के समय है। ये काम वासना के प्रति किसी दुर्भावना या उससे दूर भाग जाने का विषय नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ ऋषियों ने रखा हुआ काम वासना को अभी समझो, अभी उस पर मंथन करो, मनन करो, और जीवन में और सृजनात्मक चीज़ें सीखो, करो। अभी जो शक्ति जागी है उसके और उपयोग कर डालो, क्योंकि अभी शक्ति बड़ी प्रचंड अवस्था में अंकुरित हुई, उसको चैनलाइज किया जा सकता है। काम वासना भी अगर गौर से देखा जाए, इसको कई लोग मानने से थोड़ा सा इनकार करना चाहते हैं, वो ऐसी है कि उसको दीक्षित होने की भी उसमें ज़रूरत पड़ती है, और चैनलाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। आप जब चाहे उसमें दीक्षा दे दीजिए, व्यक्ति सक्रिय हो जाएगा, और जब चाहे उसको चैनलाइज करके आप उसको आगे बढ़ा दीजिए तो चैनलाइज भी हो जाएगा। ये जो शुरुआती दौर हैं किशोरावस्था के, उस सबके, ये बड़े संभावना के समय है, पोटेंशियल टाइम है। तो ये उस शक्ति को चैनलाइज करने का टाइम है। व्यक्ति को अध्ययन में लगाया गया, उसको सृजनशीलता में लगाया गया, बच्चे को काम वासना के लिए इनकार नहीं किया गया होगा, इसीलिए उन्होंने पे गृहस्थ आश्रम, उसको ये बता दिया गया होगा अभी कुछ समय बाद तुम अभी अपनी इस काम ऊर्जा का उपयोग करने के लिए तैयार हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं से उन्होंने देखा होगा एक निश्चित किस्म की परिपक्वता आती है। आज के समय में हम देखें तो हम समय सीमा को थोड़ा बदल सकते हैं, समय सीमा 25 की 18 हो जाएगी, ये सब हो जाएगा, लेकिन वो दौर तो रहेगा शारीरिक मानसिक परिपक्वता का। अब व्यक्ति के भीतर जो जीवन में
रचने बसने की प्रवृत्ति है, बिलोंगिंगनेस की प्रवृत्ति है, उसके उन्होंने गृहस्थ आश्रम डाला। गृहस्थ आश्रम का भी अभिप्राय मैं ये नहीं समझता हूँ कि घर बसाओ, शादी ही कर लो, वही गृहस्थ आश्रम है। जैसे हम अपने घर में लौटें वैसे ही जीवन में लौटें, जीवन को सजाएं, संवारें, उसमें अपना अपना इनपुट डालें, अपना योगदान दें, वो सब गृहस्थ आश्रम ही है। चाहे व्यक्ति कुछ भी कर रहा हो, उसके बाद जो व्यवस्था करी, अब ये उन्होंने 50 पे कट ऑफ लाइन ले ली है, ये खिसक के 42-45 की तरफ आ सकती है और 50 की तरफ भी रह सकती है। शुरुआत वाली भी घटती बढ़ती है बॉर्डर लाइन, और बाद वाली भी घटती, तो इसलिए हम बॉर्डर लाइन से नहीं चलेंगे, वो एवरेज होता है। जैसे हम कभी कभी बात करते हैं तो एवरेज की ही बात करते हैं, तो हर व्यक्ति पे अलग अलग लागू होगी। बात उन्होंने बहुत शानदार करी, बात अद्भुत थेरेपेटिक है कि जब आप 50 के करीब पहुंच गए हैं तो आप वानप्रस्थ हो जाइए, यानी कि अब अपनी निगाह दृष्टि सांसारिक मायाजाल से हटाने लगिए, संग्रह परिग्रह इन सब से आप थोड़ा दूर हटने लगिए, मतलब वन की तरफ उन्मुख हो जाना, वानप्रस्थ। अब एक ट्रांसेंडेंस की तरफ जाइए, जीवन में कुछ और तलाशिए, जीवन में और गहरे अर्थों की तरफ जाइए। अर्थात यहाँ पर वो कह रहे हैं लेट गो, पकड़ ढीली करने का वक्त। 50 के आसपास से आप अपने परिवार, संपत्ति, संग्रह, यहाँ तक कि अपनी कला, कौशल, प्रतिभा, उस सब पर पकड़ ढीली करना शुरू कर दीजिए। उसके ऊपर आधिपत्य मत जमाइए कि जो था जो है सो है। अब आप शांत होने लगेंगे। फिर वो कहते संन्यास। संन्यास वो चीज़ है जब आप पूरी तरह की डिटैच्ड अवस्था में आते हैं, आप पूरी तरह लेट गो कर पाते हैं। अब आप अलिप्त हो जाते हैं कि अब हम इन सब चीज़ों में नहीं पड़ते हैं, जो जिया जी लिया, जो हुआ हो गया। अब एक नया जन्म, एक नया जीवन, एक नए अर्थ की तलाश, जीवन में मीनिंगफुलनेस की ओर, अर्थवत्ता की ओर गहराई से बढ़ जाना। अब वो 75 के बजाय 60 हो सकता है, 65 हो सकता है, कोई मतलब अगर हम सामाजिक सेटअप में गए, होने को तो 30 में भी हो सकता है, 25 में भी हो सकता है, लेकिन अगर सिस्टमेटिक व्यवस्था में चलें तो जब 60 साल का, 65 साल का व्यक्ति हो तो उसको पकड़ समाप्ति कर देनी चाहिए। अब परिवार के ऊपर पकड़, धन संपत्ति के ऊपर पकड़, अपनी मान प्रतिष्ठा के ऊपर पकड़, सब चीज़ों के ऊपर पकड़ हमने छोड़ी, एक नए जीवन में प्रवेश। संन्यास का अर्थ ही होता था पुराना व्यक्ति खत्म हुआ, नए व्यक्ति का जन्म हुआ। ये प्रवृत्ति अगर व्यक्ति पहले से मान के चले तो मानसिक स्वास्थ्य कहाँ खराब होगा बुजुर्गों का। सारे झगड़े तो उनके पकड़ के हैं, परिग्रह के हैं, वो पकड़ छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। अब जब तुम 50 के हो गए हो, तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं, वो अपना जीवन जीना चाह रहे हो, तुम हर चीज़ को पकड़ के बैठना चाहते हो। अपनी पकड़ छोड़ने का मतलब है दूसरों के विचारों, संभावनाओं को जगह देना। तुम जगह दोगे तभी तो वो विकसित होंगे। तो अगर वो उनके अंदर ख्याल आ गया है तो वो थोड़ा पीछे खिसकते हैं, स्पेस छोड़ते हैं, झगड़े झंझट खत्म होने शुरू हो गए। और फिर एक अवस्था जब अब बच्चे भी उस तरफ काफ़ी बड़े होकर आ गए हैं तुम्हारे, तो तुम बिल्कुल संन्यास की अवस्था में, बिल्कुल डिटैच हो, अब बिल्कुल दृष्टा भाव में हो, बिल्कुल रास्ते में नहीं अड़ते हो। देखते हो कोई राय मांगता है तो दे देते हो, कोई नहीं राय मांगता है तो नहीं देते हो। अब अपने अंदर लौट आए हो, अपने जीवन के अर्थ में उतर गए हो, तो संन्यास की तरफ गए। संन्यास का अर्थ ये नहीं था घर छोड़ दे, कपड़ा रंग ले, वो नहीं, घर में ही है वो, लेकिन अब पूरी तरह मुक्त है, डिटैच्ड है, वो किसी चीज़ में नहीं पड़ता। अगर ऐसी स्थिति में जिए तो कहाँ फिर मानसिक स्वास्थ्य आएगा। तो बड़ी खूबसूरत व्यवस्था थी। अब अनंत श्री, हम इस पॉडकास्ट के अंतिम बिंदुओं की तरफ चलते हैं। एक अंतिम प्रश्न कि अध्यात्म कहता है कि अंतिम भय एक व्यक्ति को मृत्यु का ही है, बाकी सारे भय उसी के अगल बगल उगते हैं। तो कहने में बड़ा निगेटिव लगता है,
पर कैसे एक वृद्ध व्यक्ति को इनडायरेक्टली जीवन की अस्थिरता के बारे में बताया जा सके, कैसे बताया जा सकता है? वो समझने की बहुत ज़्यादा अवस्था में नहीं है, तब भी। अब यहाँ पर देखिए वही चुनौती है जो प्रश्न में तुमने, अगर वो समझने की अवस्था में नहीं है तो कम से कम उसके आसपास के लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बातें तो हम उसी के लिए कह पाएंगे जो समझने की समझ अवस्था में है। सकता है। जो समझ ही नहीं सकता उसको छोड़ देना है। कम से कम जो साथ के लोग हों वो नश्वरता को, क्षणभंगुरता को स्वीकार करें। ये बुढ़ापा, ये बीमारी, ये मृत्यु बुद्ध ने भी तो युवावस्था में ही देखकर जानी थी और जाना था कि ऐसा ही है, जीवन ऐसे ही चलता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति हो गया है और वो भी अगर नश्वरता को नहीं जानता और स्वीकार करता है तो विडंबना है, फिर उसको कहाँ सिखा पाएंगे? ये तो उसको मानना ही पड़ेगा कोई यहाँ अमर होके नहीं आया है। मृत्यु का भय देखिए होता है लोगों को, लेकिन मृत्यु से भी ज्यादा भय लोगों को होता है अपने लोगों को खो देने का, अपने प्रियजनों को खो देने का। क्योंकि मृत्यु तो अपनी है, हम जाएंगे, खत्म कहानी। कई लोग इससे डरते हैं अपनी कहानी खत्म होने से, लेकिन ज्यादातर देखोगे तो लोग अपने मरने से नहीं डरते, अपने प्रियजनों के मरने से डरते। उससे वो पीड़ा को देखेंगे आमने सामने। अपना मर जाएंगे तो कौन सी पीड़ा, तो पीड़ा का अंत हो गया। तो ये बातें लागू तो वही होंगी जो व्यक्ति समझ सकता है। जो नहीं समझ सकता है उसके लिए शुभ भावनाएं रखें, अपनी प्रार्थनाएं रखें और उसके साथ सदा सहता वाला व्यवहार रखें। क्योंकि अगर वो नहीं जानता है तो कम से कम हम जानें कि अब ये उलझा तो पड़ा है व्यक्ति, उपद्रव तो मचाए हुए है, लेकिन कल का तो भरोसा नहीं, कल की सुबह होगी कि नहीं ये भी तो इसको पता नहीं। तो हम ही कम से कम ऐसे देखें कि कल की सुबह होगी कि नहीं होगी, इसकी, वैसे तो किसी की भी, हमारी भी होगी कि नहीं हम नहीं जानते, लेकिन जो बुजुर्ग है उसके लिए तो ये चीज़ ज़्यादा लागू होती है। तो कम से कम इसी तरह से हम उसको देखें कि आज जीवित तो है, भले थोड़ा लड़ाई झगड़ा सही, भले थोड़ा शोरगुल सही, भले थोड़ी खींचातानी सही, लेकिन जीवित तो है। नकारात्मक ही सही, घर में चहल पहल तो है, देखना चाहिए और अपनी करुणा से उसको समझना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। ये तब हम ये कर सकते हैं। अगर वो नासमझी में है, समझदारी में है, तो हम उसको थोड़ा ध्यान सिखा सकते हैं कि आधा एक घंटा शांति से बैठना सीखो, जीवन को स्वीकार करना सीखो, तब हम उसको उधर भी मोड़ सकते हैं। तो जैसी स्थिति में व्यक्ति होगा हमको वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। एक अनंत श्री अंतिम प्रश्न, हालांकि अंतिम प्रश्न होता नहीं है, आपके समक्ष बैठिए तो प्रश्न ही आते रहते हैं। एक अंतिम प्रश्न कि आपको 3 दशक से ज़्यादा हो गया पब्लिक डीलिंग करते हुए सदगुरु के तौर पे। आपके जीवन में तमाम लोग आए जो टीनेजर भी थे, जो आज जवान हैं, और तमाम वृद्ध भी आए जो अब यहाँ पे नहीं है, संसार में नहीं है। तो एक सदगुरु के रूप में आप जवान लोगों से आपने डील किया और वृद्धों से डील किया, तो आपको सहजता किसमें हुई कि कौन आपकी बातों को ज़्यादा रिसीव कर पाया? देखिए इसमें प्रैक्टिकली अगर बताएं तो निश्चित ही युवा ज़्यादा ग्रहणशील हैं, उनके पास ग्रहणशीलता की क्षमता ज़्यादा है। लेकिन जैसा कि मैं कहता हूँ कि यहाँ यूं ही भी यूं ही नहीं होता। तो मेरे पास जो वृद्ध है, और बहुत वृद्ध है, ऐसा नहीं कि छोटे मोटे वृद्ध हैं, 80-90 साल की तरफ के भी वृद्ध हैं। तो मेरे पास चूंकि आए तो वो भी एक यात्रा पूरी करके आए थे, उनकी जीवन की यात्रा थी, तो वो भी बहुत ग्रहणशील और बहुत संवेदनशील थे। मेरे पास आए हुए वृद्ध, उनसे जो मेरी संवाद की स्थिति रही, सारी चीज़ें रहीं, बहुत सहज रहीं, बहुत संभावनाशील रहीं, और उसमें मैंने उनको रूपांतरित होते हुए भी देखा। कई ऐसे बुजुर्ग आए जिनको स्वयं ये मान्यता थी कि वो भावनाशील नहीं है, उनके अंदर जड़ता है, उनके परिवार के लोगों को भी मानना था, लेकिन वो कुछ दिन रहे, बातें समझी
उनकी भावनाएं भी सक्रिय हुई, उनकी जड़ताएं भी पिघली, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी। लेकिन यहाँ पर यही पेंच था कि वो आए थे ना, वो मेरे पास आए थे, तो उनके अंदर एक यात्रा की पुकार थी, ललक थी, कुछ जानने समझने की अभिप्सा थी, तभी तो वो आए थे, मैं उनके पास नहीं गया था। तो यहीं पर ये चीज़ उलट हो जाती है। अब अगर कोई बुजुर्ग होता जो आया ना होता, मैं उसके पास जाता, तो डीलिंग फर्क हो जाती, क्योंकि तब मैं उसको सुनाने गया हूँ, वो मुझको सुनने नहीं आया है, तो वो अपना रेजिस्टेंस, प्रतिरोध पूरा बना के चल सकता था। तो मेरे पास आए हुए बुजुर्गों में वो भी सौभाग्यशाली थे, मैं भी सौभाग्यशाली था कि ये यात्रा का हिस्सा था। तो जहाँ पर जो बुजुर्ग हैं वो कुछ जानने समझने के लिए खुले हुए और ग्रहणशील हैं, उनके अंदर तो बहुत संभावना है, उनके अंदर रूपांतरण अनेक अनेक तलों पर आ सकता है। लेकिन जो रुक गए हैं, ग्रहणशील नहीं रह गए हैं, उनकी तमाम परिस्थितियां हो सकती हैं वैसी, उनके बारे में कुछ अब कहा नहीं जा सकता, तब हम उनके लिए प्रार्थनाएं ही रख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है आनंद श्री, ये पूरा पॉडकास्ट युवाओं के प्रति ही ज़्यादा जिम्मेदारी को उनके उभारने के लिए। हाँ, सारी बातचीत में हम लोगों के करीब करीब यही निकल के आया है कि हमने भी जो प्रत्युत्तर दिए उसमें युवाओं की तरफ ही जिम्मेदारी ज़्यादा डाली गई है, बुजुर्गों को से बरी किया गया है। और ये इसलिए भी है क्योंकि समाज में एक कहावत भी चलती है, देखो, कि बूढ़ा और बच्चा एक समान हो जाते हैं। तो जब बच्चों की हम बात करते हैं तो भी जिम्मेदारी हम बच्चों पे कम डालते हैं, अपने ऊपर ज़्यादा लेते हैं। तो इसी तरह से जब हम वृद्धों पर बात करेंगे तो जिम्मेदारी अपने ऊपर ज़्यादा लेनी पड़ेगी, उन पर कम डालनी पड़ेगी, क्योंकि वो कमज़ोर हो रहे हैं, शरीर मन उनका क्षीण हो रहा है। वो बच्चा तो चूँकि अभी उस कमजोरी को इसलिए नहीं जानता है क्योंकि वो ताकत को नहीं जानता है। वृद्ध और बुजुर्ग ने वो ताकत जान ली और कमजोरी को जान रहा है, तो वो ज़्यादा प्रतिक्रिया करता है, प्रतिरोध करता है। कि बच्चे ने तो अभी युवा वाली ताकत जानी ही नहीं, तो उसको पता ही नहीं, उसका आप उंगली थाम लो, हाथ थाम लो, गोद में उठा लो, वो तो खुश है कि मुझे गोद में उठाया। आप एक बुजुर्ग को गले लगाने जाइए तो वही प्रतिरोध करेगा, नहीं ठीक, मैं ठीक हूँ, क्योंकि उसने वो ताकत जानी है कि मैं भी एक समय बड़ा सशक्त था। तो इसलिए उनसे डीलिंग और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। बच्चों से डीलिंग फिर भी काफ़ी सरल है, बुजुर्गों से डीलिंग और कॉम्प्लेक्स है। और हमको अपने समाज में ये आध्यात्मिक मनोविज्ञान विकसित करना पड़ेगा कि जब हम ये सब चीज़ें सीखें, समझें, मनोविज्ञान विकसित करें और मनोवैज्ञानिकों, मनोचिकित्सकों को भी उस अनुसार ढालें, जैसा कि मैंने पहले कहा कि उनके साथ वो कैसे डील कर सकें। हम लोग इस मानसिक अस्वास्थ्य और मानसिक क्षय, उसके डिटोरिएशन, इस सब पर ना तो संवेदनशील हैं, ना सूचित हैं, ना जागरूक हैं। वो सब बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हम डील कर पाएंगे, क्योंकि हर परिवार में वो स्थिति देर सवेर आनी ही होती है। तो उसमें पूरा सम्मान बना रहे और उपयोगितावादी अंतर्दृष्टि प्रारंभ से ही खत्म करी जाए। व्यक्ति की बीइंग के लिए, उसके होने के लिए उसका सम्मान किया जाए। बच्चे को भी उसकी बीइंग के लिए ही, अभी तुम्हारे ही बच्चे हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि उनको उनकी सफलता पर, उनकी उपलब्धि पर प्यार मत करो, उनको उनके होने की वजह से प्यार करो। तुम हो, ठीक है, तो कुछ कर लोगे, तो हमें पता है, हमें भरोसा है, तो संभवतः कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तो हम उपयोगितावादी दृष्टि को हटा रहे हैं। अब यही जब तुम बुजुर्ग होगे और ये बच्चे होंगे तो पलट कर तुमको भी उपयोगितावादी दृष्टि से नहीं देखेंगे, क्योंकि तुमने उनको नहीं देखा था। तो ये तो एक वर्तुल घूमेगा। तो इस वर्तुल को अभी बदलने की ज़रूरत है, ताकि जब अगली पीढ़ी रिप्लेस हो बुजुर्गों की, तो यहाँ पर संवेदनशीलता और सचेतनता उसका स्थान ले चुकी है। अंशी, आज का पॉडकास्ट तो बहुत ज़बरदस्त रहा और निश्चित ही जो युवा होंगे वो देखेंगे इसको, निश्चित ही अपने घर के बुजुर्गों का कहीं ज़्यादा करुणा और प्रेम से ख्याल रख पाएंगे। करुणा उनके प्रति करुणा रखिए। और मैं तो हमेशा, देखिए, युवाओं को, बच्चों को एक ही बात बोलता हूँ, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हें एक निश्चित मात्रा तक संभाला, सहेजा,
इतना ही काफ़ी है जीवन पर्यंत उनके प्रति अनुग्रहित रहने का, ग्रेटिट्यूड रहने का। बाकी वो मनुष्य ही हैं, उनकी सीमाएं रहीं, उनकी कमजोरियां रहीं, वो जो नहीं कर पाए वो उनकी सीमाएं, उनकी अपनी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। तो ये आरोप कभी नहीं करना चाहिए तुमने मेरे लिए किया ही क्या, तुम करते ही क्या हो। उन्होंने अपना काम कर दिया था, बाकी तुम भी तो कुछ करोगे, सब कुछ वही कर देंगे। तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कटुता नहीं। और टैक्टफुल, आर्टिस्टिक। और एक बात ये जो और कही थी वो फिर मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि बुजुर्गों में तुमसे कुछ कराने की आकांक्षा उतनी नहीं जितना वो सुने जाए ये आकांक्षा है। इसलिए उनको सुने, कभी उनके पास बैठें, बस उनको बोलने दें, उनको चुपचाप सुने। अच्छा लगे बुरा लगे, इस कान से सुन के उस कान से निकालें, कुछ भी करें, लेकिन थोड़ा अटेंटिव होकर उनकी बातें सुनें। वो सुना लेंगे, वो हल्के हो जाएंगे। फिर वो कराने वाली जो उनकी जिद होती है वो थोड़ी देर ढीली होती जाएगी। जब तुम सुनोगे नहीं तो फिर कुछ ना कुछ कराने की जिद पे आ जाएंगे। वो धार्मिक जिद हो सकती है, वो कोई सामाजिक जिद हो सकती है, कोई पारिवारिक जिद हो सकती है। वो मान लीजिए इसी जिद पे अड़ जाए कि रोज़ सुबह इस मूर्ति पे आरती होनी चाहिए, ये दिया जलना चाहिए, इसी पे अड़ गए। या कोई सामाजिक चीज़ आ गई उस पे अड़ गए, या कोई और पारिवारिक चीज़। लेकिन वो बस टेम्परेरी है, सुना जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि ब्रेन का डिटोरेशन हो रहा है, इसलिए हर चीज़ को मानसिक मत मानिए कि वो मानसिक रूप से कर रहे हैं, वो मजबूरी में कर रहे हैं। वो मस्तिष्क की कोशिकाएं क्षय हो रही हैं, अब उनके हाथ में नहीं है। अगर वो भूल जा रहे हैं तो सचमुच में भूल जा रहे हैं, वो डिमेंशिया का आक्रमण हो रहा है। अल्जाइमर्स कहीं कोने में छुपा हुआ उनका इंतजार कर रहा है। तो ये सब डिके है। तो प्रतिक्रिया ये मत करो कि तुम ऐसा क्यों करते हो। कई बार उनका जो अंदर का तंत्र है पूरा, वो उनको हो सकता है उस स्थिति में फंसा रहा हो जहां वो विवश होकर वो चीजें कर रहे हैं। तो ये एक ढहते हुए मनोशारीरिक यंत्र का एक परिणाम है। तो उसको उसी करुणा से देखें, क्योंकि एक दिन सभी का मनोशारीरिक जो तंत्र है धीरे धीरे डिके होना ही है। तो करुणा करुणा करुणा, वही एक समाधान है, और कोई समाधान नहीं। ठीक है आनंद श्री, प्रणाम। बहुत बहुत आभार आपका, आपने इस पॉडकास्ट को पूरा सुना। और जैसे कि आनंद श्री के माध्यम से हम सब युवाओं को ये अंतर्दृष्टि मिली कि कैसे घर के बुज़ुर्गों को सिर्फ एक ही तरीके से हम अच्छे से उनके साथ रह सकते हैं, प्रेम और करुणा। तो ये अंतर्दृष्टि हमको आनंद श्री के माध्यम से मिली है। इसका उपयोग करिए और अपने जीवन को शांत और सहज बनाएं, और अपने बुज़ुर्गों को ज़रूर यह पॉडकास्ट सुनवाएं। मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।